ठीक, ये अपना वीडियो है भाई आज का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक, इसमें बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे NH शेल। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल फॉर an atom of atomic number Z। फॉर्मूला है -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n²। ठीक, ये हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना जिसमें Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अब अपन 3 टाइप की एनर्जीज में रिलेशन लिखे थे, तो इसके थ्रू ना अपन उसमें भी चले जाएंगे। ये हो गई टोटल एनर्जी, क्या याद किए थे भाई, टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुमको कोई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 13.6 Z² अपॉन n²। माइनस साइन क्या कर देना, रिमूव कर देना। दूसरा, अगर तुमको कोई क्या पूछे, पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन था, अपन लिखे थे 2 टाइम टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, 2 से। ठीक, टोटल एनर्जी कितना टाइम्स कर दिए, 2 टाइम्स, तो हमको जो संख्या मिली वो कौन सी मिली, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -13.6 Z² अपॉन n²। ये वैल्यू आएगी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी, -27.2 Z² डिवाइडेड बाय n²। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज हमने लिखी है वो सब के लिए जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ऑल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। यहाँ पे भी EV, यहाँ पे भी EV। ठीक, ये याद रखना, को नोट कर लो बढ़िया से। अभी तुम पूछोगे EV क्या है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। ठीक है, EV को याद रखना क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ये मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट एक्सेलरेट कराने पे उसके पास कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना होता है तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आप कन्वर्जन रेट भी याद रखेंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मेन जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, टोटल एनर्जी के लिए। क्या फॉर्मूला, -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n²। ठीक, अगर इसका स्पेसिफिक केस ले, जैसे अपन लोग किसके लिए लिखे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने जो पूरा मॉडल बनाया था अपना, वो किसके ऊपर बनाया था, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो एनर्जी ऑफ NH शेल का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, -13.6 Z की जगह 1² अपॉन n की जगह n²। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करते जाए तो हम लोग को अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए, या फिर अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज पता चलती जाएंगी। जैसे अपन लिखे n इक्वल टू 1, तो E1 का वैल्यू क्या आएगा, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। यूनिट क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी आई वो कितनी आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की। सेकंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू क्या लेंगे, 2, -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर।
तो ये कितना आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल भी आप याद रखें, n इक्वल टू 3, E3 यहाँ -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या देके जाएगा -13.6 अपॉन 9, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी -1.51। ठीक, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम नेगेटिव नंबर से जीरो की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, n इक्वल टू 4 पुट कराते हैं, n इक्वल टू 4, तो E4 इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया -13.6 अपॉन 16, ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ भी क्या यूनिट रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग हायर शेल्स में जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर है वो किसके पास पहुंचते जाता है, जीरो के। तो अगर n इक्वल टू, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ाते हुए कहाँ तक ले जाए, इन्फिनिटी तक, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल में एनर्जी कितनी होगी 13.6 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी वो क्या रहेगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हैज सक्सेसफुली escaped द एटम। ठीक, इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली एटम को छोड़ के जा चुका है। मतलब तुम यहां बोलोगे एटम हैज बीन आयोनाइज्ड। ठीक, इनफाइनाइट लेवल की एनर्जी क्या रहेगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, थोड़ा सा और बताता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो याद रखना, जब ये एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है तो तुम किसी से बाइंडेड होते हो। अगर टोटल एनर्जी क्या हो जाती है जीरो, तो वो जो बाइंडिंग रहता है वो क्या हो जाता है, खत्म। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुमने अपने दोस्त से पैसे उधार ले रखे, ठीक, 2,000 रुपये उधार लेके रखे हैं, तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक, क्या करो, उस आदमी के पैसे वापस कर दो। जैसे ही तुम्हारी उधारी जीरो हो गई वैसे ही तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तो सेम केस इलेक्ट्रॉन के साथ है। देखो इलेक्ट्रॉन की जो शुरू में एनर्जी थी वो कैसी थी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव थी तो एटम के न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। लेकिन देखो जैसे जैसे आप हायर शेल्स में जाते जाते हो आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्या होते जाता है, कम। मतलब उधारी कम होती जा रही। अगर उधारी कम होती जा रही है तो दोस्त ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर मान लो उधारी पूर्णतः जीरो ही हो जाए, उधारी कितनी हो जाए, पूर्णतः जीरो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। ठीक, ये याद रखना। अच्छा, ये एनर्जी लेवल्स को ना आप लोग को याद रख के भी चलना है ताकि अपन लोग क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसको रिप्रेजेंटेशन के साथ याद रखेंगे। पहले हो गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल हमने याद किया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आया n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में जो एनर्जी लेवल आया वो आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद देखो सबसे बड़ा जो गैप एनर्जी का ना वो फर्स्ट से सेकंड में, उसके बाद एनर्जी का गैप लेवल कम होते जाता है। देखता n इक्वल टू 3 में क्या आया, E3 इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 में क्या आया, E4 इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे आप इस नंबर को इन्फिनिटी तक बढ़ाते गए तो n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए इनफाइनाइट नंबर के ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। ठीक, तो अब यहाँ ना एक फिनोमिना होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन, और एक फिनोमिना होगा जिसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। ठीक, तो ये दोनों को समझते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ था तो इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक, ये कब होगा, जब एटम रूम टेम्परेचर पे हो, एटम इज एट रूम टेम्परेचर। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को मान लो तुमने कहीं से एनर्जी सप्लाई की लाइट के फॉर्म में, ठीक, फोटोन। ठीक, एनर्जी सप्लाई की किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा सकता है, हायर शेल्स में जा सकता है। यही बोर की थ्योरी थी
कि जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई होगी, अगर वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर हुई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा? ऊपर। तो अगर एक या फिर दो शेल या फिर तीन शेल या फिर चार या पांच शेल, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है तो यहाँ कुछ समय रहेगा, कुछ समय रहेगा, उसके बाद वापस कहाँ आ जाएगा? नीचे। और जब नीचे आएगा तो फिर से क्या एमिट कर देगा? फोटोन। ठीक, कितने देर तक रहता है? 10⁻⁸ सेकंड के लिए। तो ये घटना में देखो थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन n=1 से किसी हायर स्टेट में चले जाए। ठीक, तो इसको बोलेंगे एक्साइटेशन। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टेम्परली, इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। अब देख, एक्साइटेशन बोल रहे हैं तो n=1 को क्या बोले हैं? ग्राउंड स्टेट। तो n=2 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=3 को क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n=3 को क्या बोलोगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी आप बहुत बढ़िया से याद करके रखेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या है? जो n=1 है वो ग्राउंड स्टेट है, बिल्कुल बिल्डिंग के जैसे है। अगर तुम घर के ग्राउंड फ्लोर में रहते हो तो उसको 0th फ्लोर थोड़ा ना बोलते हो, उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हो। एक ऊपर जाते हो तो फर्स्ट, दो ऊपर जाते हो तो सेकंड। ठीक, लेकिन एक्चुअली तुम कौन से उसमें हो? थर्ड वाले में हो, n=3 पे हो। ठीक, तो वैसे ही n=2 को फर्स्ट एक्साइटेड, n=3 को सेकंड एक्साइटेड, n=4 को थर्ड एक्साइटेड। ठीक, अब बोले भाई एक्साइटेशन तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ऊपर, और उसके बाद वापस कहाँ आया? नीचे। लेकिन अपन बात किए थे कि अपन एक चर्चा और करेंगे किस बारे में? स्पेलिंग गलत हो गई। एक चर्चा और करेंगे किसके बारे में? आयोनाइजेशन के बारे में। आयोनाइजेशन क्या होता है? जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेट टू n=∞, यानी कि सीधे इलेक्ट्रॉन बाहर ही हो गया, वो वापस नहीं आया। ठीक, इलेक्ट्रॉन 1 से इंफिनिटी चले गया, 2 से इंफिनिटी चले गया, कहीं से भी इंफिनिटी चला गया, तो इस घटने को अपन लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। ठीक, ये याद रखना, n= कहीं से भी इंफिनिटी जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन है, n= कहीं से भी अगले स्टेट में जा रहे हैं तो ये क्या है? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी क्या है? अपन ऊपर जाएंगे और वापस कहाँ आ जाएंगे? नीचे। आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी, अपन ऊपर तो जाएंगे इंफिनिटी तक, लेकिन वापस नहीं आएंगे। ठीक, ये हो गया थोड़ा सा थ्योरी। अब इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर थ्योरी में वापस आएंगे। ठीक है, चलो। ये कुछ क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ He+ आयन, द एनर्जी ऑफ He+ आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। ठीक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बताओ He+ आयन की एनर्जी कितनी होगी? तो अभी किसी भी अपन एटम के लिए, आयन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला देखे, -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n²। अब तुम बोलोगे सर आप तो बोले कि बाय n² बस लेना, इंटू Z² बाय n² किसी भी आयन के लिए वैलिड है। ठीक है, Z=1 रख दिए तो वो किसके लिए हो गया? विशेषकर हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कौन है? हीलियम। हीलियम के लिए Z का वैल्यू अपन कितना लेके चलेंगे? 2। और n का वैल्यू भी क्या लोगे? देखो अभी बात किए थे, ग्राउंड के लिए n का वैल्यू कितना है? 1। तो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो वैल्यू कितनी आई? E2 इक्वल टू -13.6। Z का वैल्यू क्या? 2 का स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू भी क्या? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो रीड करने का तरीका याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2,
हीलियम कम से कम 20 तक। क्या याद करके रखो? एटॉमिक नंबर, तब क्वेश्चन बनेंगे। फॉर्मूला याद करके रखो, लास्ट यूनिट याद करके रखो कि एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूले पे। अगला क्वेश्चन, इसको आराम से लिख लेना, ठीक। पॉज करके सॉल्व भी किया करो यार, ठीक है। जैसे अभी ये अगला क्वेश्चन है, इसको तुम पॉज करके 2 मिनट सोचो, अगर ना बने तब देखना, ठीक। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख अभी बात किए थे कि अगर तुम अपने दोस्त से उधारी ले लिए तो तुमको पकड़ के रखेगा, यानी बाइंड करके रखेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब याद कर, किसके लिए याद किए? फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए याद किए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से कितना कर्जा लेके रखा है, कितना लोन लेके रखा है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके कारण वहां फंसा हुआ है, बाइंडेड है, ठीक। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। लिथियम 2+ के लिए तुमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चाहिए। अब देख, लिथियम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है भाई? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Z का वैल्यू हो गया 3, और फर्स्ट एक्साइटेड मतलब N का वैल्यू कितना हो गया 2। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अपन इसकी एनर्जी निकाल देते हैं। ये क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। क्या फॉर्मूला पड़े? -13.6 Z का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लिखे? En का फॉर्मूला -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो गया? -13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, ठीक। तो इसको भी अपन मल्टीप्लाई करके रख चुके हैं। कितना वैल्यू था? -3.4 इंटू क्या 9। इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, 3.4 इंटू 9, 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3 30। तो कितना आया? -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है कौन से स्टेट में? E2 में, ठीक। तो इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है, तो यही क्या हो गया, इतना इस इलेक्ट्रॉन ने एटम से कर्जा ले रखा है, तो यही क्या हो गई बाइंडिंग एनर्जी। कितनी? 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। यही क्या हो गई बाइंडिंग एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ठीक, इसको भी पॉज करके लिख लेना, समझ में आया तो। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वापस थ्योरी में जाएंगे, ठीक। If 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, ठीक। फिर से वही बात किया, फर्स्ट शेल में एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या वर्ड यूज किया? आयोनाइज। क्या वर्ड यूज किया? आयोनाइज। आयोनाइज मतलब कहां पे लेके गया? इनफाइनाइट नंबर वाले शेल में, और वहां एनर्जी कितनी थी? 0। तो देख भाई, अपन पहले कहाँ थे? -13.6, और फाइनल कहाँ पहुंच गए? 0। तो कुछ सप्लाई मिला होगा अपने को। कितना सप्लाई मिला होगा? +13.6, तभी तुम पहुंच गए ऊपर, ठीक। तो जितना एनर्जी गैप था, अब एनर्जी गैप कैसे निकालोगे? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल एनर्जी कितनी है? 0, और इनिशियल एनर्जी कितनी है? -13.6। तो ये क्या आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं से अपन बोल पाए कि अगर +13.6 सप्लाई किए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर हो जाएगा, ठीक। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 2। अब बोल रहा है n = 2 से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो पूरा, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो भाई देख, अभी अभी याद किए थे, याद करके रखना, बड़ा काम आएगा भाई तुम्हारे, ठीक है। n = 2 पे जो एनर्जी थी वो कितनी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिमूव करना है मतलब कहाँ जाना है? n = और E पे वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो सप्लाइड एनर्जी के लिए कितना करना पड़ेगा? 0 पे ले जाना है,
-3.4 को 0 पे ले जाने के लिए डेल्टा ई का वैल्यू क्या, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, देख के समझ में आ रहा है फिर भी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी में, मतलब आयोनाइज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये अपन अभी नहीं पढ़े, ठीक है, तो इसके लिए वेट करते हैं, वापस थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, वापस इधर आएंगे। ठीक, ये अपने को एक कॉन्सेप्ट मिला कि जब अपन इलेक्ट्रॉन को हायर शेल्स में लेके जाते हैं तो हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, जो एनर्जी किसके बराबर होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना ही एनर्जी सप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ठीक, वापस से चलते हैं भाई उधर। देखो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के मिलेगा तुमको जनरल। मान लो तुम पहले कौन से शेल में थे, N1, तो इसके लिए एनर्जी रहा होगा N1, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। अब उसके बाद तुम जंप करके कौन से शेल में चले गए, N2, तो यहाँ तुमको एक फोटोन मारे होंगे फेंक के, जिसके कारण तुमको एनर्जी मिली और तुम कहाँ निकल लिए, ऊपर। तो फाइनल एनर्जी तुम्हारी क्या हो गई, EN2, जिसका वैल्यू कितना आएगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक, अब एनर्जी सप्लाइड किसके बराबर होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल तुम कहां पहुंचे, N2, इनिशियल तुम कहां पहुंचे, N1। ये याद रखना, N1 हमेशा किसको बोलेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट, और N2 हमेशा किसको बोलेंगे, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक, तो अब इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले को, अभी फॉर्मूला लिखें, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या बना, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। 13.6 जेड स्क्वायर को अपन कर लिए कॉमन, 13.6 जेड स्क्वायर को अपन कर लिए कॉमन, अपने पास बचा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक, यह आया अपने पास एनर्जी का डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये क्या है, अच्छा यूनिट क्या रहेगी ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इन N1 टू शिफ्ट इट टू N2, N1 से N2 तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये वो एनर्जी है। और ये क्या, सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ, जनरली सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की जगह ऐसा जरूरी नहीं है, फोटोन की जगह तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फेंक के मार सकते हो, गर्म भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो इन जनरल ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब ये फॉर्मूला ना थोड़ा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी के लिए वैलिड है। तो अब यहाँ पे अपन लोग ना इंट्रोड्यूस कराएंगे प्लैंक इक्वेशन। क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, प्लैंक इक्वेशन। प्लैंक इक्वेशन क्या बताता है हमको, एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू और वेवलेंथ लैम्डा। एक ऐसा फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू, या फिर वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। ये अपन कौन बता के देता है, प्लैंक इक्वेशन। ई इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, H इंटू न्यू या फिर HC बाय लैम्डा। अच्छा, इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली ज्यादा प्रीवेलेंट फॉर्मूला हमारे पास रहेगा HC बाय लैम्डा।
कौन सा ज्यादा प्रिवलेंट फॉर्मूला रहेगा, एच सी बाय लैम्डा। ठीक, तो ये डेल्टा ई, देख अभी भी बोले कि जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, फोटोन के फॉर्म में। ठीक, अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो पॉज करो, लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक, तो ई का वैल्यू क्या आया, एच सी बाय लैम्डा। डेल्टा ई की जगह डाल देते हैं क्या, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू क्या आया, 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अरे भाई सर आप तो बोले थे आसान होने वाली बात, यहाँ तो और कचरा हो गया। ठीक, और बड़ी इक्वेशन हो गई, क्यों याद रखें, यहाँ पे थोड़ा सब्र रखते हैं। ठीक है, यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो नंबर है ना 13.6, इसको अपन एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको बोलेंगे आर एच सी। इसका वैल्यू क्या होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये जो आर एच सी है इसकी 13.6 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, आर एच सी, जिसमें आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, जिसमें आर का वैल्यू तुम याद रखना, आर का वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक, यानी कि वेवलेंथ जैसी यूनिट होती है, 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। एच सी कैंसल हो जाएगा तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं, इसकी जगह क्या रख देते हैं, आर एच सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, तो ये एच सी से एच सी क्या हो गया, कैंसल, तो अपने पास ये एक फॉर्मूला मिला, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर 1 अपॉन आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, ये क्या रहेगा, यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1। अब देख ये क्या बात कर दी है, अभी तो बोल रहे थे n1 से n2 जाएंगे, तो n1 से अपन n2 ही गए, n1 से कहाँ गए, n2, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, क्या एब्जॉर्ब करके गया, फोटोन। लेकिन भैया n2 में कितना देर रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड, और उसके बाद तुरंत कहाँ आएगा, वापस नीचे, और जब वापस आएगा तो क्या छोड़ेगा, फोटोन। तो अपने को इसी फोटोन का ना वेवलेंथ और एनर्जी बताना होता है जनरली। ठीक, तो ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1। n2 से जब अपन n1 आते हैं तो कितना वेवलेंथ का फोटोन छोड़ेंगे, कितनी एनर्जी का फोटोन छोड़ेंगे, इसको निकालने के लिए तरीका है। ठीक, अब इसको भी थोड़ा और एक स्टेप आसान कर देंगे। ठीक है, z का वैल्यू अपन क्या पुट करा देंगे, 1, क्योंकि जनरली किसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, बोर का पूरा मॉडल, हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट छोड़ेगा, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट छोड़ेगा, तो बहुत सारे जब वेवलेंथ हो जाएंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आया, आर, जेड का वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आया, आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और ये जो वेवलेंथ रहेगी ये अपने पास रहेगी वेवलेंथ फॉर स्पेक्ट्रम। ठीक, ये जो फॉर्मूला है इसको बोलेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देख स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी वेवलेंथ है, बस इतना ही बात है। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, अब ये n1 n2 का ना स्पेसिफिक वैल्यू डालते जाते हैं तो वही बात होती है जो अपने को क्वेश्चन में दी गई थी, क्या, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ठीक, देखते हैं क्या चीज है वो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। ठीक, थ्योरी यहाँ पे याद रखना भाई, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग बामर
फॉर्मूला। ठीक, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है लेकिन झेल लो, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा एक बार में डन हो जाएगा, मैं भी झेल रहा हूँ। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला स्पेक्ट्रम रहता है लाइमन, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हम लोग बोलेंगे कब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम किसी भी n से 1, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी n से 1 में गिरे तो सीरीज को क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। दूसरा सीरीज बामर सीरीज। यहां कहां कहां ट्रांजिशन होगा? n से 2, ठीक, लाइमन हो गया, बामर हो गया। तीसरा सीरीज का नाम क्या? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में हम लोग कहां से कहां जाएंगे? n से 3। चौथा सीरीज ब्रैकेट सीरीज, n से कहां जाएंगे? 4। उसके बाद आया पी फंड सीरीज, n से कहां जाएंगे? 5। ठीक, यानी कि अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से अपन कहां जंप करें n इक्वल टू 1, तो यहां कौन सा सीरीज निकलेगा? लाइमन। कहीं भी ऊपर n से 2 जंप करें, n से 2 जंप करें तो यहां जो निकलेगा इसको क्या? बामर। ठीक, कहीं भी n से 3 जंप करें तो यहां निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? यहां जो फोटोन निकले उसके वेवलेंथ क्या बोलेंगे? पाश्चन सीरीज। कहीं भी n से 4 गिरे तो यहां क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज। और कहीं भी n से नंबर 5 में गिरे तो इसको क्या बोलेंगे? पी फंड सीरीज। ठीक, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड, टोटल 5 सीरीज है भाई। ये पांचों सीरीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, इसमें सीरीज का थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी याद रखना। लाइमन सीरीज होती है यूवी, यूवी वेवलेंथ में आती है। किस में आती है? यूवी वेवलेंथ, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ। बामर किस में आता है? विजिबल, बामर में विजिबल लाइट निकलेगी। ठीक, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड ये तीनों किस में आएंगे? इंफ्रारेड सीरीज। किसमें? इंफ्रारेड। ये 3 प्रॉपर्टी याद रखना, लाइमन यूवी, बामर विजिबल, पाश्चन ब्रैकेट और पी फंड इंफ्रारेड। ठीक, ये हो गई भाई बात, भाई बात ये हो गई बात किसकी? अलग अलग सीरीज की। एक क्वेश्चन करके आते हैं सीरीज की, फिर सीरीज में भी ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जो अपन डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सांस ले लो, पॉज से ले लो, पानी वानी पी के आ जाओ, उसके बाद पढ़ लेना आगे। ठीक है, अपन एक ही में कर देते हैं भाई। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम कहाँ था रे भैया? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या? n इक्वल टू 1 टू एमिट रेडिएशन इन बाल्मर सीरीज। कहाँ जाना है भाई? बाल्मर सीरीज। अगर बाल्मर सीरीज जाना है तो कहाँ से कहाँ गिरेंगे? कहीं से भी गिरेंगे, लेकिन कहाँ गिरेंगे? n इक्वल टू 2। कहाँ गिरेंगे? n इक्वल टू 2। ठीक, अब देख क्या बोला है? मिनिमम एनर्जी। क्या बोला है? मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहाँ था? 1। अब 1 से तो 2 गिरेगा नहीं, 1 तो 2 से नीचे है। तो अगर 2 में आना है और मिनिमम एनर्जी देना है तो कौन से लेवल पे जाना पसंद करेंगे हम लोग? n इक्वल टू 3। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 ले जाऊं, ठीक, कहाँ ले जाऊं इलेक्ट्रॉन को? 1 से 3, तो उसके पास 2 तरीके। कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका कि इलेक्ट्रॉन 3 से डायरेक्ट कहाँ आ जाए? 1। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन 3 से डायरेक्ट 1 ना आए, वो पहले कहाँ चले जाए? 2, और फिर कहाँ है? 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 गया, कहां से कहां गया? 3 से 2, तो बन गई ना कौन सी सीरीज? बाल्मर सीरीज। ठीक, क्योंकि अपन बोले थे n से कहां गिरना है? 2, तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? बाल्मर सीरीज। और यहां किसकी बात किया है चिंटू? एनर्जी की। किसकी बात किया है? एनर्जी की। वेवलेंथ की बात नहीं किया है। देख, वेवलेंथ होता तो अपन फॉर्मूला लगाते,
एनर्जी की बात किया है ना, तो भाई एनर्जी अपन याद करके रखे हैं। फर्स्ट लेवल के लिए एनर्जी कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड लेवल के लिए एनर्जी कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड लेवल के लिए एनर्जी कितनी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अपने को इलेक्ट्रॉन को कहां से उठाना है, नंबर 1 से, और कहां पटकना है, नंबर 3। फिर वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाए भाई, उसका परेशानी है, नॉट आवर प्रॉब्लम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहे हैं, n=1 से n=3, यानी n1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, और n2 का वैल्यू क्या है, 3। और सप्लाई क्या पूछा है, एनर्जी। वेवलेंथ पूछता तो बाल्मर फॉर्मूला लगाते, अभी एनर्जी पूछा है तो सीधे सीधे क्या लगाएंगे, डेल्टा ई इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल में कौन है भाई, 3, इनिशियल में कौन है, 1। 3 पे एनर्जी कितनी है, देखो याद करके रखें, काम आएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना बचा, 12.5 गया, तो ये हो गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी सप्लाइड। ठीक, अब भाई ये भी तो पूछ सकता था कि 4 नंबर में काहे नहीं कहते। देख आपने क्या बोला था, मिनिमम एनर्जी, क्या बोला था, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी के लिए मिनिमम काम करेंगे, 1 से 3 पहुंचा दिए, फिर 3 से 2 आता रहेगा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया आंसर अपना। ठीक, ये हो गया अपना आंसर। कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, यहां ना तो लिख लो, पॉज वॉज कर लो, सांस ले लो। ठीक, अपन एक और बात करेंगे, इसी में थ्योरी एक और बता दे रहा हूं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग तरीके से नीचे आया, तो इसमें कितने फोटोन निकले होंगे, 3। एक बार 3 से 1 वाला फोटोन निकला होगा, एक बार 3 से 2 वाला फोटोन निकला होगा, और एक बार 2 से 1 वाला फोटोन निकला होगा। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितना रहा होगा, 3। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितना रहा होगा, 3। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो सिंपल था, 3 ही निकला। लेकिन अगर कोई और सिनेरियो रहता तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, तो ये थोड़ी देर में आएगा भाई। ठीक है, इसको भी अपन गिनती करना सीखेंगे, एक फॉर्मूला रहता है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं। लेकिन ये याद रखना, इस क्वेश्चन में ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास नीचे आने के भी 3 तरीके हैं। ठीक, तो 3 तरीके हैं, तो कितने फोटोन निकल सकते हैं, 3। ठीक, ठीक भाई, इसको अपन रोक के रखते हैं, इस पे क्वेश्चन भी है आगे, तो इसको आगे देखेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड को। ठीक, होपफुली हो गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। चल एक क्वेश्चन और करेंगे। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। अब देख, अब ये मेंबर क्या चीज है भाई, मेंबर परिवार का मेंबर होता है ना। लाइमन क्या है, एक परिवार है जिसमें हम लोग कहां से कहां जंप करते हैं, एन से 1। एन से अगर 1 जंप करो तो इस परिवार को क्या बोलते हो, लाइमन परिवार, लाइमन सीरीज। ठीक, अब उसमें भी फर्स्ट मेंबर बोला है, फर्स्ट मेंबर मतलब जस्ट अगला वाला, तो n=2 से अगर n=1 जंप करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ है वो कितना है, लैम्डा। तो आप देख भाई यहाँ कहां से कहां जंप किए, n=2 से n=1। अब यहां ध्यान रखना कि लोअर एनर्जी लेवल को हमेशा क्या लोगे, 1, और हायर एनर्जी लेवल को हमेशा क्या लोगे, 2। वेवलेंथ की बात की है तो वेवलेंथ के लिए चुपचाप क्या लगा देंगे, बाल्मर फॉर्मूला, 1/λ इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, r 1/n1² माइनस 1/n2। ठीक, n1 n2 का वैल्यू डाल दो। इस पे ना थोड़ा थ्योरी जाके खींचते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं।
1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 का वैल्यू क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू कितना हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो यहाँ वैल्यू कितना आया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 3/4। ठीक, तो यहाँ वेवलेंथ का जो वैल्यू आया वो कितना आया भाई, काम करते हैं इसको जूम आउट कर देते हैं दिखते बनेगा। ठीक, वेवलेंथ का जो वैल्यू आएगा यहाँ से इसको सॉल्व करके वो कितना आएगा 4/3r, ये हो गया वेवलेंथ। कौन सा, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर। ठीक, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर इज, अब सेकंड मेंबर तक पहुंचते हैं भाई। सेकंड मेंबर कब पहुंचोगे, सेकंड मेंबर तब पहुंचोगे जब तुम कहां से कहां गिरोगे n से 1। अब देख 2 से 1 गिरे तो ये पहला मेंबर हो गया। दूसरे मेंबर के लिए कहां से गिराते हैं n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1। अब कॉमन सेंस से दिख रहा होगा। तीसरा मेंबर कहां होगा n इक्वल टू 4 से 1। इसको थ्योरी में जाके लिखेंगे। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा, इस बार कौन सा मेंबर है 2, तो इसको सेकंड मेंबर लिख देते हैं इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 किसको लोगे नीचे एनर्जी लेवल को, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऊपर एनर्जी लेवल में n का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, तो क्या आया 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू आर 1 माइनस 1 अपॉन 9। तो 1 अपॉन लैम्डा 2 का जो वैल्यू आया वो क्या आया r इंटू 8/9। तो लैम्डा 2 का जो वैल्यू आया वो आया 9 अपॉन 8r। क्या वैल्यू आया 9 अपॉन 8r। ठीक, 9 अपॉन 8r, और ये हो गया लैम्डा 1। एक काम करते हैं दोनों को डिवाइड कर दिए देते हैं, तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 में क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इक्वल टू 9 अपॉन 8r डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3r। r से r क्या हो गया कैंसिल, 3 कहाँ गया ऊपर, 4 कहाँ गया यहाँ पे। ठीक, क्या वैल्यू आया लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू 9 3 27 अपॉन 32। लैम्डा 1 को इधर थ्रो ऑफ कर दो, तो लैम्डा 2 का फाइनल वैल्यू आया 27 अपॉन 32 लैम्डा 1, और लैम्डा 1 का वैल्यू क्या था सिर्फ लैम्डा, तो लैम्डा 2 इक्वल टू क्या आया 27 अपॉन 32 टाइम्स लैम्डा। ये क्या है वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर, क्या है वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करके वापस आते हैं तब ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जिसको ब्रेक लेना है भाई पॉज करो वीडियो, कुछ खा पी के आओ बढ़िया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाना। ठीक, एक बार में पूरा देखने का टेंशन मत पालो, लेकिन हो सके तो देख लो यार, 10-15 मिनट और चलेगी, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कितने क्वेश्चन अपने पास देख, 6 7 8 9 10, अच्छा 11 भी है 11 तक है, 5 क्वेश्चन और बचे। अगर झेल सको तो झेल लो, ये पूरा पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसका झेलोगे क्यों यार, मजेदार है, एक बार पढ़ लो एटम। ठीक है, चल वापस आते हैं थ्योरी में। थ्योरी में अभी अभी ना अपन मेंबर्स की बात की, मेंबर्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रम। ठीक, तो देख लाइमन की बात करते हैं, करके आ गए हैं फिर भी अब एक बार और, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4। लाइमन के लिए बात किए थे, कहीं भी n से गिरेंगे कहाँ 1, तो अगर 2 से 1 गिरे तो ये पहला मेंबर फर्स्ट मेंबर, 3 से 1 गिरे तो ये सेकंड मेंबर, 4 से 1 गिरे तो ये थर्ड मेंबर। ठीक, 2 से 1 गिरे तो फर्स्ट मेंबर, 3 से 1 गिरे तो सेकंड मेंबर, 4 से 1 गिरे तो थर्ड मेंबर। ऐसे ही अगर 5 से 1 गिरते n इक्वल टू 5 से 1, तो ये कौन सा फोर्थ मेंबर। ठीक, बात समझ में आई। ठीक, ये याद रखना।
अच्छा, इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी है, वो प्रॉपर्टी भी यहीं पे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, देख फर्स्ट मेंबर जो भी रहेगा, फर्स्ट मेंबर जो भी रहेगा वो कौन सा रहेगा, जस्ट एक ऊपर वाला। ठीक, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम। तो ये क्या रहेगा, मिनिमम एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप मिनिमम है तो फोटोन रिलीज्ड, इसमें लाइट निकलती है, फोटोन निकलेगा, तो जो फोटोन निकलेगा, फोटोन रिलीज्ड इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। अगर तुमको लोवेस्ट एनर्जी फोटोन निकालना है तो कौन सा मेंबर चाहिए, फर्स्ट, यानी कि जस्ट ऊपर वाले से नीचे ड्रॉप कर जाओ। ठीक, अच्छा, फोटोन की एनर्जी प्लैंक ने बताया था क्या होता है, एच इंटू म्यू। अगर लोवेस्ट एनर्जी है तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, मतलब इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लोवेस्ट, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लोवेस्ट। ठीक, तीसरा फॉर्मूला लिखा था E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। मतलब जहां एनर्जी मिनिमम होगी वहां वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहां क्या मिलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन। कैसा फोटोन मिलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन। ठीक, ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना। जो भी नेक्स्ट ऑर्बिट रहेगा उसमें क्या मिलेगा, लोवेस्ट एनर्जी गैप, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन, या फिर इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जस्ट अगले में जाते हैं, तो एक प्रॉपर्टी और है कि मान लो तुम कहां से ड्रॉप कर रहे हो, n इक्वल टू इंफिनिटी से, इंफिनिटी से वापस आ रहे हो, तो यहां जो एनर्जी गैप रहेगा, यहां जो एनर्जी गैप रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। एनर्जी गैप क्या रहेगा, मैक्सिमम। अगर एनर्जी गैप मैक्सिमम है, एनर्जी गैप मैक्सिमम है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, वेवलेंथ। तो एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम वेवलेंथ को याद रखना बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अभी तक भाई दो चीजें सीखी, पहला मेंबर किसको बोलते हो, फर्स्ट मेंबर जस्ट अगले वाले को, सेकंड मेंबर एक छोड़ के, थर्ड मेंबर दो छोड़ के। ठीक, इन मेंबर्स की प्रॉपर्टी देखे कि जस्ट अगले वाले में एनर्जी मिनिमम रहेगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगा और वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगा। जबकि अगर तुम सबसे बड़ा एनर्जी गैप लो जिसमें आयोनाइज कर रहे हो, n इक्वल टू 1 या फिर कहीं से भी इंफिनिटी, तो वहां एनर्जी गैप क्या रहेगा, मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम, वेवलेंथ क्या रहेगी, मिनिमम। ठीक, ये दो चीज याद रखना। अब ये एक बाल्मर के लिए भी बता दे रहा, बाल्मर के लिए कहां से चालू करते हैं, n इक्वल टू 2, तो जस्ट अगले में जाओगे तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू 3। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये कौन सा मेंबर हो गया, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर, बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए फर्स्ट मेंबर कौन सा मिलेगा, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3। ठीक, सेकंड मेंबर कब मिलेगा, n इक्वल टू 4 से जब वापस आएंगे, ये हो गया सेकंड मेंबर। मेरे ख्याल से अब जिस्ट पकड़ लिए होगे। ठीक है, थर्ड मेंबर के लिए n इक्वल टू 5 से आते। ठीक, ठीक, अच्छा, एनर्जी का भी याद रखना कि अगर एनर्जी गैप की बात करें तो ये मिनिमम कहाँ होता है, n इक्वल टू कहाँ से आए, 3 से 2। ठीक, एनर्जी गैप अगर मिनिमम है तो जो फोटोन है ये क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्स वेवलेंथ। और इसी की जगह अगर एनर्जी गैप को क्या करना होता, मैक्सिमम, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ आते हैं, n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या मिलता, मैक्स एनर्जी, मैक्स फ्रीक्वेंसी और मिनिमम
वेवलेंथ। ठीक, मैक्स एनर्जी, मैक्स फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। ये हो गया तीसरा केस। ठीक, ये हो गई फैमिली की बात, और ये हो गई किसकी बात, मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी। ठीक, ठीक, ये हो गया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला निकालेंगे नंबर। एक काम करते हैं, इस पे ना क्वेश्चन एक और पहले थ्योरी कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कब, जब अपन कहाँ से कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, दो केस याद रखना। एन से अपन कहाँ ड्रॉप कर जाएं, वन। एन से अगर सीधे वन आ रहे हैं तो बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स पड़ते हैं, तो आने के अलग अलग तरीके हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके के एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे। तो अगर अपन एन से कहाँ आ रहे हैं, वन, तो याद रखना नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। इसको अपन क्वेश्चन में स्पेक्ट्रल लाइंस भी पढ़ेंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, फॉर्मूला रहेगा n इंटू एन माइनस वन बाय टू। ठीक, करके देख लो। मान लो n का वैल्यू क्या ले लेते, थ्री। क्या ले लेते, थ्री नहीं, n इक्वल टू क्या है, वन, ये n इक्वल टू टू, ये n इक्वल टू थ्री, तो ये हो गया n इक्वल टू फोर। तो फोर के हिसाब से डाल के देखो, फोर इंटू फोर माइनस वन बाय टू, तो कितना हो गया, टू इंटू थ्री, कितने फोटोन निकलने चाहिए, सिक्स। सिक्स फोटोन काउंट करते हैं। देख, पहला तरीका फोर से सीधे वन आ गए, दूसरा तरीका फोर से थ्री आए, थ्री से टू आए, टू से कहाँ आए, वन। कितने फोटोन काउंट कर लिए अभी तक, चार। अब एक बार यहां से यहां आए और यहां से सीधे कहाँ निकल लिए, यहाँ। कितने तरीके हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज कहाँ से कहाँ जाने के, आपके फोर से वन जाने के। तो कितने फोटॉन्स निकल सकते हैं यहाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स सिक्स। ठीक, एक और याद रखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ट्रांजिशन, n2 से अपन कहाँ आए, n1। तो यहाँ रहेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला n2 माइनस एन वन, n2 माइनस एन वन प्लस वन बाय टू। ये दो फॉर्मूले हैं भाई। ठीक, क्या क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, n से वन आए तो n इंटू एन माइनस वन बाय टू, n2 से n1 गए तो n2 माइनस एन वन, n2 माइनस एन वन प्लस वन बाय टू। ठीक, है, यही वो क्वेश्चन था। हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट with principal quantum number 4. The number of spectral lines emitted in the spectrum is, मतलब आप n इक्वल टू 4 से कहाँ आ रहे हैं, n इक्वल टू 1। तो यहाँ से यहाँ में कितनी लाइंस निकलेगी आपको ये बताना था। तो क्या फॉर्मूला पढ़ के आए, n इंटू एन माइनस वन बाय टू, फोर इंटू फोर माइनस वन बाय टू, तो ये कितना हो गया, सिक्स। ठीक, ये नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला याद रखना भाई। थ्री टू, ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं। A photon is emitted in transition from n equal to 4, n equal to 4 to n equal to 1 level in hydrogen. The wavelength of this transition is, n1 का वैल्यू क्या है 1, n2 का वैल्यू क्या है 4। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या याद किए, बाल्मर फॉर्मूला, बाल्मर फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आया, आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो क्या आया, आर 1 माइनस 1 अपॉन 16, 16 ऊपर गया तो
तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आया आर 16 माइनस 1 बाय 16। क्या वैल्यू आई 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 15 अपॉन 16। तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू मिला हमको वो कितना मिला 16 बाय 15 आर नीचे रहेगा 16 बाय 15 आर। ठीक, ये आया आपका फॉर्मूला वेवलेंथ के। ठीक, समझ में आया कि कैसे अप्लाई किए? बस ये याद रखना लोअर स्टेट को क्या लेना n1, हायर स्टेट को क्या लेना n2। ठीक, और जब भी तीन चीज की बात करें, पहला वेवलेंथ, n1 n2, तीन चीज दिया हो, आंख मूंद के क्या लगाओ बाल्मर फॉर्मूला। ठीक ठीक, चल एक क्वेश्चन और करते हैं। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एक हाइड्रोजन एटम था, वो एक एक्साइटेड स्टेट में था, वहां से कहाँ आया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या पढ़े n इक्वल टू 1। इस प्रोसेस में इसने एक फोटोन छोड़ा जिसकी वेवलेंथ जो थी वो कितनी थी लैम्डा। अब देखो अभी बात की, अगर तुमको n2 पता हो, n1 पता हो और लैम्डा में रिलेशन चाहिए हो, तो ये रिलेशन क्या है बामर फॉर्मूला। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आया आर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। n2 का वैल्यू क्या लेंगे हायर एनर्जी स्टेट, तो कहां से आ रहे हैं n, और n1 का वैल्यू क्या लेंगे लोअर एनर्जी स्टेट, तो वैल्यू क्या लेंगे 1। ठीक, तो अपने को इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, n का वैल्यू पता लगाना है। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, n2 का वैल्यू क्या लिए n स्क्वायर माइनस n1 का वैल्यू क्या लिए 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो क्या आया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, r को अपन इधर ट्रांसफर कर दिए देते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा आर इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, 1 इस साइड गया, तो 1 अपॉन लैम्डा आर प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन n स्क्वायर। लैम्डा आर ऊपर गया तो 1 प्लस लैम्डा आर बाय लैम्डा आर इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन n स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस रेसिप्रोकल कर दो। लैम्डा आर अपॉन 1 प्लस लैम्डा आर इक्वल टू क्या आया n स्क्वायर। तो n का वैल्यू यहां से क्या आया रूट ओवर लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर प्लस 1। ये आया वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रिक्वायर्ड था। अच्छा भाई, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सब जेई मेंस के पी बाई क्यू हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना, हो सकता है तुम्हारा फायदा हो यार। ठीक ठीक, ये हो गया भाई, दो ही क्वेश्चन और बचे हैं, तीन झेल जाओ थोड़ा। ठीक, चलो पॉज बटन का तो नाम सुना ही नहीं है। चलो करते हैं भाई। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पाश्चन सीरीज। अभी अभी अपन लोग पढ़ के आ रहे हैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब कब होती है, निकाल के भी देंगे थ्योरी में, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से ना थोड़ी पकड़ बनती है। देख वेवलेंथ मैक्सिमम, यहाँ सबसे पहले लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट मिले ना, रट्टा मत मार, सबसे पहले क्या कर दिमाग लगा कि प्लैंक इक्वेशन लिख ले, E इक्वल टू क्या एच सी बाय लैम्डा। तो E देखे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या लैम्डा के, तो ये अगर लॉन्गेस्ट होगा मतलब ये मैक्स होगा, तो एनर्जी अपने आप क्या हो गई मिनिमम। एनर्जी अपने आप क्या हो गई मिनिमम। अगर एनर्जी मिनिमम है तो क्या जस्ट नेक्स्ट एनर्जी स्टेट जंप। ठीक, अगर एनर्जी मिनिमम चाहिए तो जस्ट अगले एनर्जी स्टेट में जंप कर जाए अपन। और किस सीरीज के लिए बोल रहा है पाश्चन, तो पाश्चन सीरीज के लिए अपन कहाँ वापस आते हैं n इक्वल टू 3, तो 3 के जस्ट ऊपर क्या पड़ेगा चिंटू 4, n इक्वल टू क्या पड़ेगा 4। ठीक, तो 3 से 4 जाएंगे और 4 से 3 वापस आ जाएंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को मिनिमम एनर्जी और मैक्स वेवलेंथ। ठीक, अभी फिर से बात किए, तीन चीज अगर पता हो वेवलेंथ n1 n2, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई बाल्मर फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।
अच्छा, ये फिर से कंफ्यूजन बच्चों को होता है, जनरली देखा है, n1 और n2 का वैल्यू क्या क्या ले, n1 हमेशा नीचे वाला, n2 हमेशा ऊपर वाला, ठीक, कंफ्यूजन रखना ही मत। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आया r, 1 अपॉन n1 का वैल्यू क्या 3 स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू क्या 4 का स्क्वायर, तो क्या आया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16। तो वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 16 माइनस 9 अपॉन 16 9 का कितना 144। तो 1 अपॉन लैम्डा का जो वैल्यू आया वो कितना आया 16 माइनस 9 ये हो गया 7 r डिवाइडेड बाय 144। रेसिप्रोकल कर देंगे तो लैम्डा का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 144 डिवाइडेड बाय 7 r। लैम्डा का वैल्यू क्या आया 144 अपॉन 7 r। ये सोचने का तरीका एकदम फिक्स रखना। सबसे पहले प्लैंक इक्वेशन रखना, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया लैम्डा। अगर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक, तो अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा। क्वेश्चन में हमेशा बताया रहेगा कि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है कि लॉन्गेस्ट है। अगर लॉन्गेस्ट है तो मिनिमम एनर्जी, अगर मिनिमम एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल। अगर इसी की जगह तुमको क्वेश्चन में बोलता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो ये मिनिमम हो जाता, तो ये मैक्सिमम हो जाता। मैक्सिमम कब मिलता है n इक्वल टू कहीं से भी इंफिनिटी। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चल, नहीं आया तो बैक जाए यार, ठीक, फिर से थोड़ा ना बोलूंगा इतना सारा, पीछे रिमाइंड कर लो, बाकी आ गया होगा। ठीक, इसका ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी होते हैं, वो अपन निकाल के देंगे लास्ट में। चलो 10 नंबर क्वेश्चन, वी आर नियरिंग एंड। द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक आ गया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। तो देख फिर सोचने का तरीका, E इक्वल टू पहले क्या लिखे एच सी बाय लैम्डा। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लैम्डा। अगर वेवलेंथ मिनिमम शॉर्टेस्ट बोला है तो एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, एनर्जी मैक्सिमम मतलब अपन कहां से कहां जा रहे हैं, कहीं भी n से इंफिनिटी। किसके लिए बोला है बाल्मर सीरीज, तो n इक्वल टू 2 ये किसके लिए हो गया बाल्मर सीरीज, और हायर पॉइंट क्या ले लिए n बराबर इंफिनिटी। ये कौन सा सीरीज हो गया बामर सीरीज। ठीक, 2 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए अपन लोअर एनर्जी लेवल क्या लेते हैं n इक्वल टू 1, और शॉर्टेस्ट के लिए बात की हमेशा n इक्वल टू कहां निकल लिए इंफिनिटी। ठीक, दोनों का शॉर्टेस्ट का रेशियो निकालना है, तो हायर एनर्जी स्टेट को हमेशा क्या लेते हो n2, और लोअर एनर्जी स्टेट्स को क्या लिखते हो n1। ये किसके लिए है लाइमन। ठीक, ये याद रख के चलना, क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमेशा कब मिलेगा जब अपन इंफिनिटी से ड्रॉप करेंगे कहां n, और इसी में क्या मिलेगा मैक्स एनर्जी। ठीक, तो बामर किल निकालेंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्या आया 1 अपॉन लैम्डा, बामर किल निकाल रहे हैं तो b चिपका देते हैं नीचे छोटा सा, 1 अपॉन लैम्डा b इक्वल टू r 1 अपॉन n1 का वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू इंफिनिटी स्क्वायर। तो क्या आया 1 अपॉन लैम्डा बी इक्वल टू r 1 अपॉन 4। लैम्डा बी का वैल्यू क्या आया 4 बाय r, क्या आया 4 बाय r। ठीक, ये आ गया बामर के लिए। लाइमन के लिए निकालते हैं 1 अपॉन लैम्डा एल इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा एल का जो वैल्यू आया वो आया 1 r 1 अपॉन n1 का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। तो लैम्डा एल का वैल्यू आया r 1 माइनस 0। तो लैम्डा एल का वैल्यू आया 1 अपॉन r रेसिप्रोकल करने पे। ठीक, अब यहाँ पे किसका किसका रेशियो पूछा है बामर टू लाइमन, यानी कि लैम्डा बी बाय लैम्डा एल, लैम्डा बी बाय लैम्डा एल। लैम्डा बी का वैल्यू क्या है 4 अपॉन आर, लैम्डा एल का वैल्यू क्या है 1 अपॉन आर। आर से आर क्या हो गया कैंसल, आंसर क्या आया 4:1। ठीक, ये अपना हो गया क्वेश्चन शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे। इसकी ना एक स्टैंडर्ड थ्योरी भी बता दे रहा हूं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना ना आसान हो जाता। ठीक, अच्छा, जिसको ये वीडियो यहाँ पे खत्म करना है
कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा ऑलमोस्ट सब कवरेज हो चुका है, ठीक है। लेकिन बने रहोगे तो थोड़ा सा और फॉर्मूले वगैरह मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पॉज कर लो, लिख लो बढ़िया से, ठीक। शॉर्टेस्ट के लिए याद रखना n2 इन्फिनिटी रहता है, n1 का वैल्यू जो भी लाइमन बामर पास्टन के हिसाब से, ठीक। पॉज करके क्वेश्चन लिखना, फिर बढ़िया सॉल्व करना। वापस जाते हैं, ये ट्रांजिशन वाले फॉर्मूले भी याद रखना कि अगर तुमको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना हो, 1 गिर रहे हो तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और n2 से n1 गिर रहे हो तो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय, ठीक। दो कैटेगरी है अपने पास, पहला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स कहीं भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्स एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्स एनर्जी। लाइमन सीरीज में अपन कहाँ थे? n इक्वल टू 1, कहाँ जाएंगे? n इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्या फॉर्मूला आएगा? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक। पहले ना जनरलाइज कर लेते हैं। देख, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्स एनर्जी है, तो n2 का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? इंफिनिटी। n1 का वैल्यू कुछ भी हो, n2 का वैल्यू क्या रहेगा? इंफिनिटी। n1 का वैल्यू n रख लेते हैं, किसके लिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, ये याद रख के चलना। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आया r 1 अपॉन n1 का वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आया? r 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 0, तो क्या आया? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r बाय n स्क्वायर, ठीक। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया? n स्क्वायर बाय r। लाइमन के लिए n का वैल्यू कितना? 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1 बाय r, ठीक। ये हो गया लाइमन के लिए। के बाद आया अपन बामर के लिए। बामर के लिए n इक्वल टू 2, तो लैम्डा का वैल्यू 2 का स्क्वायर बाय r, तो लैम्डा बामर के लिए क्या? 4 बाय r। पास्टन के लिए लिखते तो n इक्वल टू 3, तो लैम्डा का वैल्यू 3 स्क्वायर बाय r। लैम्डा पास्टन के लिए 9 अपॉन r। ब्रैकेट के लिए n का वैल्यू 4, तो लैम्डा का वैल्यू 4 स्क्वायर बाय r, मतलब लैम्डा का वैल्यू 16 अपॉन r, ठीक। पैटर्न पकड़ में आया। जनरल फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर बाय r, किसके लिए? फॉर मैक्स एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक। हाय, एक और, ठीक है, बस भाई 2 मिनट और झेलो। लास्ट आया ये सबके लिए अलग रहता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट अपने पास सबके लिए अलग अलग आएगा। लॉन्गेस्ट लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पीफंड सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला रहेगा। तो यार निकाल देते हैं हम, इतना किए, इतने स्ट्रगल किए ना, इसको भी कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट 3 के लिए निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ वेरियस सीरीज, वेरियस पहले लिखते हैं किसके लिए? लाइमन के लिए। लाइमन के लिए n1 का वैल्यू क्या? 1, n2 का वैल्यू क्या? 2। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी के लिए बताए थे क्या? जस्ट अगला लेवल। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर,
तो क्या आया 1/λ इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/2²। यहाँ वैल्यू क्या आई 1/λ इक्वल टू R 1 माइनस 1/4। तो 1/λ का वैल्यू आया R इंटू 3/4। लैम्डा का वैल्यू 4/3 आ। किसके लिए? ये है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन। ठीक, अगला देखते हैं किसके लिए, बामर। बामर के लिए n1 का वैल्यू 2 और जस्ट ऊपर जाओ तो n2 का वैल्यू 3। कौन सा सीरीज है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो 1/λ इक्वल टू R 1/n1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/9। तो 1/λ इक्वल टू क्या आया R 9 माइनस 4/36। 1/λ इक्वल टू क्या आया 7R/36। तो लैम्डा बामर के लिए वैल्यू क्या आया 36/7। ठीक, पैटर्न आई थिंक समझ में आ गया होगा यार। इसके लिए जनरल फॉर्मूले से अच्छा ना तरीका याद रखो कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम तो जस्ट अगला ऑर्बिट। अगला क्या पढ़े, पास्चन। पास्चन के लिए n1 का वैल्यू क्या 3 और n2 का वैल्यू जस्ट अगला ऑर्बिट 4। 1/λ इक्वल टू R 1/3² माइनस 1/4²। 1/λ इक्वल टू R 1/9 माइनस 1/16। तो आया 1/λ इक्वल टू R 16 माइनस 9/144। 1/λ इक्वल टू 7R/144। तो लैम्डा पास्चन के लिए आया 144/7R। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कि इनफाइनाइट ऑर्बिट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट। ठीक ठीक, ये हो गया भाई अपना सब काम यहीं पे। धन्यवाद। आज की कक्षा समाप्त होती है। ठीक है, इतने को बढ़िया से रिवाइज करो। क्या क्या पढ़े, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब, जब नेक्स्ट ऑर्बिट में जाओ। लॉन्गेस्ट ऑर्बिट के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इक्वल टू जहां से भी सीधे इंफिनिटी। जनरल फॉर्मूला याद किए n²/r। लाइमन के लिए n का वैल्यू 1, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड के लिए दो फॉर्मूले हैं। अगर तुम n से 1 जंप कर रहे हो तो n इंटू n माइनस 1/2, और अगर n2 से n1 जंप कर रहे हो तो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ठीक, अलग अलग सीरीज तुमने पढ़ी ही, एनर्जी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट सोचने का तरीका सीखा। ठीक, अलग अलग सीरीज के नाम सीखे, फॉर्मूला पढ़ा कि वेवलेंथ n1 n2 में क्वेश्चन हो तो चुपचाप क्या लगाओगे, बाल्मर फॉर्मूला। एनर्जी डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला 13.6z², 1/n1² माइनस 1/n2²। इससे भी अच्छा ना वो वाला याद करके रखना, सारे एनर्जी और एनर्जी लेवल्स। ठीक, ये हो गया भाई अपना कार्यक्रम आज का कंप्लीट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।